हेलो चेंज मेकर्स। तो आज हम बात करेंगे क्रिस्प फेलोशिप का जो असाइनमेंट है उसके बारे में। इससे पहले अगर आपने क्रिस्प फेलोशिप के बारे में वीडियो नहीं देखा है, क्रिस्प फेलोशिप ये है CRISP, सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्कीम्स एंड पॉलिसी फेलोशिप। 75,000 का स्टाइपेंड, 2 साल का ये फेलोशिप है। इनिशियली ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस फेलोशिप के वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वाले वीडियो को पहले स्टॉप करिए और इस वीडियो को पहले आप देखिए। चैनल पे आपको मिल जाएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी है। इसको आप देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा असाइनमेंट। तो अब हम लोग आज इस वीडियो में क्या बात करेंगे, हम लोग क्रिस्प में जब आप अप्लाई करते हो तो इस फेलोशिप में एप्लीकेशन के दौरान इन्होंने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के लिए एक असाइनमेंट दिया हुआ है, राइट। तो ये जो असाइनमेंट है उसमें 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 2 एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रेजेंटेशन बना के तब आपको अप्लाई करना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज 2 क्वेश्चंस, व्हाट दे मीन, उसका पर्पस क्या है, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, राइट। इन सेकंड इज हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। आई विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट आंसर बट आई विल गिव यू द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आप आंसर्स लिख सकते हो। बिकॉज इफ आई विल गिव यू द आंसर देन आई थिंक इट विल बी सेम कॉपी टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो सबका रहेगा ही। तो आई थिंक सब के सब लोग पर जो इम्पैक्ट आएगा दैट विल बी नॉट वेरी पॉजिटिव। तो आई विल गिव यू द अप्रोच एंड थर्ड प्रेजेंटेशन मेकिंग। अब प्रेजेंटेशन जब आप बनाओगे तो उसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो इसके लोकेशंस ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया था, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, लखनऊ, शिलोंग। आई थिंक डिटेल में आप 17 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। डिटेल में आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस असाइनमेंट। सो देयर आर 2 असाइनमेंट। इसमें पहले इन्होंने एक गाइडलाइन दिया हुआ है, आपको नोमेनक्लेचर यूज करना है। आपका फर्स्ट नेम जैसे माय नेम इज विनय, देन लास्ट नेम कुमार डैश क्रिस्प। ब्रीफ होना है, आपको प्रोफेशनल होना है। प्लीज अटेम्प्ट बोथ द क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट गिवन एंड द क्वालिटी ऑफ थॉट प्रोसेस मैटर्स मोर देन द कंटेंट ऑफ द रिकमेंडेशन आउटपुट। सो आपने कितना थॉट प्रोसेस लगाया है उसमें, आपका इमेजिनेशन कितना है, वो बहुत मैटर करेगा। थॉट प्रोसेस विल बी मैटर mostly rather than the recommendation or output. You are free to make assumptions for information that's not given here, but please explicitly state them in your analysis. जो भी assumptions आप बना रहे हो उनको आपको लिखना है कि I'm assuming this number. Cite your sources और references. जहां से भी आपने लिया है कंटेंट, आप उसका सोर्स और रेफरेंस दे सकते हो, गूगल से कहीं से भी लिया है। प्लेजरिज्म नहीं करना है। प्लेजरिज्म का मतलब होता है यू डोंट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट इट, राइट। वो पकड़ लेंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो देर आर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आउट ऑफ द टोटल 1200 ट्रेवल हैबिटेशंस इन अ स्टेट, schools were there only in 824 habitations. अब बहुत सारे लोग ये सर्च कर रहे हैं कि ये कौन से स्टेट का मामला है या कौन से स्टेट का स्कीम है। सो लेट मी टेल यू दिस इज हाइपोथेटिकल, ये किसी भी ऐसे स्टेट का एक्चुअल मामला नहीं है। सो डोंट ट्राई टू सर्च इट, बट दे आर गिविंग दिस इज द केस, राइट। सिंपली होता तो भी क्या हुआ नहीं हुआ, दैट्स नॉट योर केस। आपको उसके बारे में नहीं समझना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द सीन। तो ये पूरे ओवरऑल केस स्टडी में क्या है, इनका ये कहना है कि 1200 ट्राइबल कस्बे थे या एक जगह थी एक स्टेट में, उनमें से सिर्फ अराउंड इट वाज अराउंड लाइक 60 to 65% के अराउंड 824 हैबिटेशन में स्कूल थे। लेकिन स्कूल होते हुए भी एक क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, टीचर ट्रॉन्ची। टीचर ट्रॉन्ची का मतलब है कि टीचर्स टिक नहीं रहे थे, टीचर्स का पलायन जारी था। टीचर्स ज्वाइन करते थे लेकिन वो ट्रांसफर लेके या जॉब छोड़ के चले जाते थे। इट वॉज अ मेजर इशू और इसकी वजह से क्या हो रहा था, इट वॉज रिजल्टिंग इन अ ड्रॉप आउट रेट ऑफ मोर देन 80% होना चाहिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, फ्रॉम क्लास 1 to 5। तो इससे हो क्या रहा था, जब टीचर्स ही नहीं आ रहा है स्कूल में तो बच्चों का ड्रॉप आउट, यानी बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे। 80% बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे।
1 to 5 के, क्लास 1 to 5 के, राइट। अब हुआ क्या, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो हम बाहर से टीचर्स ला रहे हैं उन बाहर से टीचर्स को नहीं लाएंगे, जो उसी गांव का यूथ है उसको एज अ टीचर हम लोग अपॉइंट करेंगे। सो एज अ रिजल्ट स्कूल वर सेटअप इन ऑल 1200 हैबिटेशंस। जो 824 में स्कूल थे वो 1200 के 1200 स्कूल बना दिए, और ट्राइबल यूथ को जो 10th क्लास तक पास थे, राइट, और वो टीचिंग में ट्रेंड नहीं थे, मतलब उनको टीचिंग का कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, लेकिन 10th पास यूथ को टीचर बना दिया, राइट। ऑल ऑफ देम हैव बीन गिवन द नॉर्मल सैलरी ऑफ द रेगुलर टीचर। तो उन सब को एक जो रेगुलर टीचर थे, यानी जो पहले टीचर्स थे जो प्रोसेस से आ रहे थे, एग्जाम पास आउट करके आ रहे थे, तब ज्वाइन कर रहे थे, उन्हीं के जितना उसको सैलरी दिया जाने लगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इस केस स्टडी के लास्ट में कि सिमिलर, ये किसी स्टेट का एग्जैक्ट मामला नहीं है, लेकिन सिमिलर मामला एक स्टेट में हुआ है ऐसा, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हो। 3 years लेटर, 3 साल के बाद ये सिस्टम चलने लगा। 1200 के 1200 में स्कूल बन गए, वहाँ के ट्राइबल जो यूथ थे देवर गिवन द टीचिंग पोजीशन, इक्वल सैलरी पे किया, 10th पास थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बट आफ्टर 3 years सिस्टम को चेक किया गया तो ये पाया गया कि ड्रॉप आउट रेट इंप्रूव नहीं हुआ है। यूथ को क्यों रखा गया था? क्योंकि ड्रॉप आउट रेट था, बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, इसलिए बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे थे? क्योंकि टीचर्स स्कूल छोड़ रहे थे। तो टीचर्स तो स्कूल छोड़ रहे थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी गांव के यूथ को रखा गया। तो ड्रॉप आउट रेट भी इंप्रूव नहीं हुआ, एंड द टीचर ट्रॉन्ची रिमेन द सेम। टीचर ट्रॉन्ची का मतलब है कि वो यूथ भी टिके नहीं, उनका भी पलायन जारी रहा। ऑल द ट्राइबल यूथ अपॉइंटेड एज टीचर्स शिफ्टेड देयर रेजिडेंस टू द नियरेस्ट टाउन। तो जितने भी कस्बे के टीचर, उसी कस्बे के टीचर जो वहां नियुक्त किए गए, तो उनको जब सैलरी अच्छा खासा मिलने लगा तो उन्होंने अपना रेजिडेंस यानी अपना घर उन्होंने टाउन में शिफ्ट कर लिया। गांव से वो शहर में रहने लगे, और जब गांव से शहर में रहने लगे तो वो धीरे धीरे करके उनके लाइफ स्टाइल में इंप्रूवमेंट आ गया, और उन्होंने धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर दिया, स्कूल छोड़ के फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन नॉट एक्सीडिंग 10 स्लाइड्स, critically examining the policy of government in engaging untrained tribal youth as teacher। जो एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया कि जो अनट्रेन ट्राइबल यूथ था उसको टीचर बनाने का जो पॉलिसी है उसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। और क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी ठीक था? यदि हाँ तो क्यों? क्या आपको लगता है कि पॉलिसी ठीक नहीं था? अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं था, तो क्या डिफरेंटली किया जा सकता था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? अगर लगता है कि ठीक था पॉलिसी तो आपको रीजन देना है, अगर लगता है कि नहीं ठीक था तो आपको क्या देना है कि फिर क्या करती गवर्नमेंट, कौन सा ऐसा पॉलिसी लेकर आती जिससे कि दो प्रॉब्लम था, मतलब मेन प्रॉब्लम था बच्चों का ड्रॉप आउट, और वो ड्रॉप आउट किस वजह से हो रहा था? क्योंकि टीचर्स नहीं रुक रहे थे। क्या किया जा सकता था, राइट? पूरा केस समझ में आ गया आपको? एक ब्रीफ में मैं फिर से समझाता हूं। एक स्टेट गवर्नमेंट ने, मान लो ट्राइबल हैबिटेशंस को हम विलेज में कन्वर्ट कर देते हैं अभी के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 1200 गांव है उस स्टेट में, एक पर्टिकुलर एरिया में, और 1200 गांव में सिर्फ 800 गांव में आपका विद्यालय है, मतलब 66% के अराउंड, 60 to 70% अराउंड के स्कूल है। और उस स्कूल में गवर्नमेंट ने टीचर्स को नियुक्त किया, प्रॉपर ट्रेनिंग हो गया है। आप भी देख रहे हो, गवर्नमेंट आज भी वो प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर आते नहीं है, या फिर अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, या रेगुलर नहीं आते। तो टीचर्स क्योंकि स्कूल रेगुलर नहीं आते थे, धीरे धीरे वो पलायन करने लगे। इसकी वजह से स्कूल में हाई ड्रॉप आउट रेट हो गया, 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज रहे थे। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार ने क्या बोला कि भाई जो बाहर से हम लोग टीचर ला रहे हैं उसको छोड़ो, अभी हम लोग उसी गांव के बच्चों को, जिसने 10th पास किया उसको टीचर बनाओ और वो पढ़ाएगा। और जो भी यूथ वहां पे 10th पास थे उस गांव के, उन लोगों को बिना ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया, मतलब ऐसा बता था कि भाई टीचर बनाए तो ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया, उन सबको रेगुलर सैलरी पर जॉब दे दिया गया। लेकिन 3 साल बाद ये पता चला कि भाई
ड्रॉप आउट रेट तो इम्प्रूव नहीं हुआ, बाकी ये जो बच्चे थे जो 10th पास आउट थे उसी वो भी टीचर ट्रॉन्ची का शिकार हो गया। नहीं, वो अपना जैसे ही लाइफ स्टाइल इंप्रूव हुआ तो पास के शहरों में शिफ्ट करने लगे। तो प्रॉब्लम सेम का सेम रहा। इस पॉलिसी को आपको एनालाइज करना है। ठीक, अब समझते हैं कि इसका आपका तरीका क्या। मैं आपको बोल रहा था, एक हिंट मैं आपको देता हूँ, नॉट एग्जैक्टली, मैं आपको जैसे पहले ही बोल चुका हूँ, ये कहीं भी किसी भी स्टेट का सेम मामला नहीं है, लेकिन इसी तरह का एक मामला सेम था अगर आप देखोगे यूपी में। तो यूपी में क्या हुआ था, शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई। इनिशियली दे बट 10th-12th पास, इनिशियली मतलब ग्रेजुएशन लेवल तक मेरिट के आधार पर शिक्षा मित्र बनाए गए। और शिक्षा मित्र के बाद एक गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस किया और शिक्षा मित्र के बाद उन्हें परमानेंट टीचर कर दिया। बट अगेन एक नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, उन्होंने उनका टीचिंग जॉब छोड़ दिया, मतलब छीन लिया। तो सिमिलर था, मतलब कि ठीक है, वो जो आपका मतलब जो एक टीचर आ रहा है प्रॉपर चैनल से ट्रेंड होके आ रहा है, एग्जाम पास करके आ रहा है, एक टीचर आ रहा है जिसको मेरिट के बेस पे एक शुरुआत में एज ए शिक्षा मित्र यानी थोड़ा टीचर के सपोर्ट में कर दिया गया, फिर बाद में उसको टीचर बना दिया गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि दे आर जस्ट टू क्वेश्चंस, देयर आर टू क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन इज कि ड्रॉप आउट रेट्स कम कैसे करें। ड्रॉप आउट रेट का रीजन एक ही है, टीचर्स नहीं आ रहे, टीचर्स को सस्टेन कैसे करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है। ये पॉलिसी तो जब रिजल्ट ही नहीं आया, पॉलिसी को एनालाइज कर रहा है आपको पहले कि ठीक थी कि नहीं ठीक थी। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों क्वेश्चंस में सबसे पहले 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिस्प जो ये है ना, इस वेबसाइट पे आप जाइए, थोड़ा सा आपको 1 घंटा देना पड़ेगा इस वेबसाइट में, आप पढ़िए, राइट, कि लोग करते क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का पर्पज यह पॉलिसी को एनालाइज करना है, और पॉलिसी को एनालाइज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक, वही काम क्रिस्प वाले ऑलरेडी करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक दिया हुआ है आवर वर्क करके, अगर आप बोलो क्लिक करोगे तो ये पूरा स्लाइड खुल के आता है। इसमें पूरा है, इनका स्ट्रक्चर है, विजन मिशन है, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, फोकस ऑन सोशल सेक्टर है, मॉडलिटीज है ऑपरेशंस का, आप मतलब मॉडलिटीज में क्या क्या करते हैं। ठीक, पार्टनरशिप है, कहाँ कहाँ पे फाउंडर्स हैं, ये स्टेटस ऑफ एक्टिविटी, राजस्थान में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रो पुअर स्कीम्स को कैसे ये लोग एनालाइज कर रहे हैं, ये पूरा दिया हुआ है जस्ट फॉर ए अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज को देखना है, और वो देखना है कि हाउ टू एनालाइज अ पॉलिसी। आपको बहुत सारा गूगल पे मिल जाएगा अलग अलग तरीके से, आई कैन ऑल्सो गिव यू, बट मैं वो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सारे लोग उसी 4-5 पॉइंट्स के थ्रू करोगे। तो कोई भी आप उठा लो, कुछ भी गलत नहीं है। किसी पॉलिसी को एनालाइज करने के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, कुछ और गाइडलाइंस हैं दिया हुआ है, क्या क्या 4-5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे वेरीफाई, डिफाइन, डिटेल द प्रॉब्लम, एस्टेब्लिश एवैल्यूएशन क्राइटेरिया, एवैल्यूएशन अल्टरनेटिव, उस पॉलिसी का पर्पस क्या था, वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका कोई अनदर ऑप्शन है क्या। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत आई, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आई, मॉनिटरिंग में दिक्कत आई, या इवेल्यूएशन में दिक्कत आई, राइट। सो पॉलिसी के 2-3 प्रोसेस होते हैं, पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम था, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम था, या पॉलिसी के इवेल्यूएशन प्रॉब्लम था। ठीक, तो ये आपको यहां से समझना है, और 4-5 स्टेप्स लेकर फिर आपको इसके स्टडी पे आ जाना है, एंड देन उन स्टेप्स के थ्रू आप इसको एग्जामाइन करोगे। अल्टीमेटली सीधा दिख रहा है कि पॉलिसी वर्क नहीं किया, पॉलिसी ठीक नहीं थी। ठीक है, अब 2 हिस्से हैं इसके। पहला हिस्सा ये कि क्यों नहीं ठीक थी, क्या क्या आपको लगता है कौन कौन से एरियाज हैं जिसकी वजह से पॉलिसी ठीक नहीं है। सेकंड, क्या डिफरेंटली किया जा सकता था। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंटली किया जा सकता पॉलिसी में, तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा टीचर्स का ट्रॉन्ची है, और उसकी वजह से ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। तो टीचर्स ट्रॉन्ची किस वजह से है, पहले तो हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करें, और टीचर्स क्यों छोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, अगर वो हमें पता चल जाएगा तो देन हम टीचर्स को सस्टेन करने के लिए कुछ इंसेंटिव, कुछ और बाकी सारी चीज़ों को कर सकते हैं ताकि वहाँ पे रहें। तो ऐसा कुछ डिफरेंट आपको सजेस्ट करना है कि अगर गवर्नमेंट उसकी बजाय कुछ इंसेंटिव बेस या टीचर्स को सस्टेन करने के लिए कुछ ये करती, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप उसको ले लोगे, मतलब सिमिलर हो जाएगा सबका। 2-3 तरीके आपको क्या लगता है टीचर्स को कैसे सस्टेन किया जा सकता था,
सस्टेन करते तो प्रॉब्लम ही सॉल्व रहती। उसके कुछ डिफरेंट तरीके क्या हो सकते थे वो आपको इसमें सजेस्ट करने हैं। ठीक, एक बार फिर से पूरा मैं ब्रीफ करता हूं। प्रॉब्लम को पहले समझना है। प्रॉब्लम में पूछ रहे हैं कि ये इससे आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते ऑब्वियसली, या करते हो तो हाँ हम करते हैं क्योंकि ऐसा 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 है। और अगर नहीं करते हैं उसके रीजन ये है, हमने पॉलिसी को इस प्रोसेस से एवेल्युएट किया और इस एवेल्युएशन में पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन, मॉनिटरिंग, कहाँ पे कमी आया, क्या कमी रहा, और अल्टीमेटली इसमें इसकी वजह ये डिफरेंटली ये वाला चीज किया जा सकता था। राइट, वो चीज करते हो आपको 10 स्लाइड बनाने हैं, एक एक अलग स्लाइड। स्टार्टिंग के 1-2 स्लाइड में आप प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दो। प्रॉब्लम में क्या मतलब है कि पॉलिसी एनालिसिस पार्ट को डिस्क्राइब कर दो। नेक्स्ट वाले पार्ट्स में क्या क्या चीजें आप एग्री करते हो नहीं करते हो, उसके क्या रीजंस है, उसके नेक्स्ट कुछ पार्ट में आपका क्या डिफरेंटली किया जा सकता था वो उसके बारे में बात कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक और क्वेश्चन है एनालिटिकल क्वेश्चन। अब देखो इसमें वो उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो है वो रिलेवेंट डेटा आप सेकेंडरी सोर्सेज से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रियल डेटा है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज अ फार ग्रेटर इम्पैक्ट। ये क्या है? ये सेंटेंस पूरा कहां से आया है? आपने भी सुना होगा। ये सेंटेंस आया है अपना, इसको उठा के सिंपल सा अगर आप गूगल पे डालोगे तो ये आया जो इकोनॉमिक सर्वे है अपना 2020-21 का, उस इकोनॉमिक सर्वे में इस पर फोकस था। तो ये आप इसको पहले पढ़ लो, सर्वे के साथ कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे आसानी से। पीआईबी का रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, आपको चैप्टर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो पहले आप पढ़ लो कि ये सेंटेंस बोला क्यों गया था और इस सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक उन्नति जो है ना, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है पॉवर्टी एवेल्युएशन में रेदर देन इनइक्वालिटी। राइट, सो जैसे दो चीजें चलती हैं, एक तो ये होता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कुछ ही लोगों का हो रहा है और इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ठीक है, मतलब पैसे वाले के पास बहुत सारा पैसा है, नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको ये थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता है कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा तो वही पॉवर्टी का एलिविएशन कर सकता है। लेकिन इसके जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ आप कितना भी कर लो लेकिन अगर कुछ लोगों के पास ही पैसा रहेगा तो बाकी लोग और ज्यादा गरीब होते जाएंगे, आप पॉवर्टी को एलिवेट नहीं कर सकते। तो आपको डिटेल में इसको समझना है, पहले पढ़ना है, ऐसे अपनी राय नहीं बनानी है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको राय बनानी है कि आपको क्या लगता है कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या ये सही बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ही सबसे बड़ा इंपैक्ट है पॉवर्टी एलिवेशन में, गरीबी मिटाने में, या कुछ और लगता है। अगर आपको लगता है आप एग्री हो तो क्यों, और अगर नहीं एग्री हो तो आप अपने रीजन दो और सजेशन दो। इसका भी आपको 5 स्लाइड का एक बनाना है। इसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बोला गूगल पे आपने यहाँ सर्च किया, इसको आप पढ़ लो। ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट है इंडिया बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है ये। कुछ स्पीचेस भी आप देख सकते हो, इस पर बहस भी हुआ है टीवी चैनल्स पे, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप बनाओगे स्लाइड और उस स्लाइड में आप ये डालोगे कि आई एम नॉट एग्री और आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट। वाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये चीजें। ठीक है, उसके रीजंस, उसका डेटा, उसका फिगर, वो डेटा और सोर्सेज आप ले सकते हो। राइट, और वो डेटा और सोर्सेज जब आप लोगे तो वो डेटा सोर्सेज आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, आप चार्ट दिखा सकते हो, पाई चार्ट दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। वो सब करते हुए आप रीजन बना तो 5 स्लाइड तक ले जा सकते हो लास्ट में। लेकिन आपको सोर्स को मेंशन करना है, जैसे उन्होंने ये बोला कि आप अपने सोर्सेज बता दो, आपने कहां से डेटा लिया है। ठीक, वो पॉइंट्स में आपको लिख के करना है। आई थिंक ये थोड़ा आसान है पहले वाले से। 5 स्लाइड में आपको बनाना है। पहले स्लाइड में बेसिक चीजें, कहाँ से लिया गया है, क्या है बेसिक डिटेल। दूसरे स्लाइड में आप एग्री हो तो क्यों एग्री हो, दूसरे और तीसरे स्लाइड में नहीं हो तो क्यों, डेटा, सारी चीजें। और लास्ट में आपका सजेशंस वगैरह आप आ सकते हैं और सोर्सेज आपने कहाँ कहाँ से डेटा लिया है। तो ओवरऑल ये दोनों केस स्टडी है आपको करना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखो और क्रिस्प का ये जो वेबसाइट का जो भी ये डेटा है, जो इनका प्रोसेस है और पॉलिसी एनालिसिस का प्रोसेस है, उसको आप पढ़ो अच्छे से। इतना आसान नहीं है। और मैं बता रहा हूँ आपको सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या है ना, ज़्यादातर लोग इस असाइनमेंट की वजह से अप्लाई ही नहीं करेंगे, तो ऑलरेडी वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और आप अगर मेहनत करते हो, थोड़ा सा अप्लाई करते हो, तो आपका चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगेन आप इस फेलोशिप के बारे में डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो।
और अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करिए, स्टार्टिंग से समझिए और जो मैंने बताया आपको प्रोसेस उस अप्रोच से उसको सॉल्व करिए। आई एम सो सॉरी, आई कैन मतलब मैं आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उससे आप ही का नुकसान है। सब वही आंसर लिखेंगे तो सबका ही नुकसान होगा। ठीक, तो मैंने आपको अप्रोच बता दिया, आप अप्रोच के थ्रू कर सकते हो। और आपको लगता है कि आपको और भी दूसरे फेलोशिप्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर